प्रोफेसर, हमारे महाविद्यालय के संरक्षक, कर्मठ कुशल प्रशासक, अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं, नहीं वीडियो बनाने बहुत ही शांत रहते हैं और बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ हैं जो मैंने अब तक उनको महसूस किया। और उसके साथ साथ विदुषी महोदया प्रोफेसर पूनम सक्सेना मैम और इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अधिकारी NSSRC योजना के और कुशल मंच संचालक श्री वेद सर और प्रिय छात्र छात्री, आपका 7 दिवसीय शिविर चल रहा है और बहुत ही कुशलता से इसका संचालन किया जा रहा है। आज जो व्याख्यान होना है नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है कि आपको उस पर व्याख्यान देना है। तो जहाँ तक नारी की बात आती है तो हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कृति में एक बात, एक श्लोक कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वह लक्ष्मी वास करती है। नारी के रूप अनेक हैं। नारी माँ के रूप में भी होती है, बहन के रूप में भी होती है, पत्नी के रूप में भी होती है। उसके रूप अनेक हैं, लेकिन नारी हमेशा ही पूजनीय रही है और पूजनीय होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत ये जो दुनिया है, बड़ी कड़वी सच्चाई है, ये पुरुष प्रधान समाज है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, आज ये परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन मुझे इसमें कहने का कोई गुरेज नहीं है। ये पुरुष प्रधान समाज है। इसमें नारी के, जब नारी को हम बात तो कहते हैं कि नारी को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो पुरुष के अहम को ठेस पहुंचती है और वो कोशिश करता है कि उसका तिरस्कार किया जाए या उसको पीछे किया। अब परिस्थितियाँ बदली हैं, शहरीकरण हुआ है और शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का जो स्तर भी उच्च हुआ है, लोगों में समझ भी बढ़ी है और धीरे धीरे नारी अपने विकास की ओर बढ़ रही है। नारी का जो एक स्तर है वो उठता जा रहा है। हालांकि हमारा जो इतिहास है, मैं आदरणीय रविंद्र सर का स्वागत करता हूँ इस मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है। तो नारी की बात चल रही थी, तो नारी के रूप अनेक है मैंने बताया। और इतिहास में अगर आप जाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि अगर रामायण को उठा के देखें आप या महाभारत को देखें, तो मुझे मेरा अपना मानना है कि पहले उस समय नारी को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे आज की अपेक्षा। अगर आप लोग सहमत हो, मुझे जो लगता है, उसको अपना वर चुनने की आज़ादी थी, अपनी बात कहने की आज़ादी थी और महारानी भी बनी है। मतलब जैसे आपकी लक्ष्मीबाई को पूरा सम्मान दिया गया, उनको राजसत्ता सौंपी गई। ऐसे बहुत से उदाहरण, रज़िया सुल्तान रही हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको इतिहास में मिलेंगे। कि मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इतना सम्मान या इतना अधिकार नहीं दिए गए। हालांकि संविधान ने तमाम तरीके के एक्ट बनाए हैं, लेकिन वो प्रभावी कम है, उनको प्रभावी करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है स्त्रियों और पुरुषों के बीच में। जहाँ पुरुष होते हैं वो अपने जो है, पुरुष अपना जो है पुरुषत्व दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो आपके कार्यालय हों, ऑफिसेज़ हों या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहाँ भी महिलाएं वर्क करती हैं, तो पुरुष के साथ उनको भेदभाव झेलना पड़ता है। उसमें तमाम तरीके की चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो ये जो लैंगिक भेदभाव है वो सांस्कृतिक स्तर पे भी है, सामाजिक स्तर पे भी है और आर्थिक स्तर पे भी है। अब जाके वो समानता का अधिकार हुआ है, वरना मेहनत जितनी स्त्री कर रही है उतना पुरुष कर रहा है, तो स्त्री को कम पैसा मिलता था इन द कंपैरिजन ऑफ, मतलब पुरुष की तुलना में। तो एक तो ये पुरुष जो लैंगिक भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेज़ी लाने की बहुत आवश्यकता है, तब बराबरी पाए। कहना बहुत आसान होता है, मैं कह के
बात कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो धरातल पर दिखना भी चाहिए। संसद में बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है कि 50% वहाँ पर सांसद महिला होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो चीज़, उसकी परिणति नहीं हुई है, वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पुरुष को ऐसा लगता है कि अगर महिलाएं 50% हो जाएंगी तो हमें हाशिए पे आ जाएंगी। और ये बिल्कुल सच बात है कि महिलाओं में साहस, धैर्य और समझ उतनी बड़े पुरुष से ज़्यादा होती है। पुरुष की उम्र जितनी हो उतनी उस स्त्री की हो, तो उसमें समझ उससे ज़्यादा होती है। मैं एमए में पढ़ता था, मेरे सर गुरु रहे यूएसपी साहब, जलील अहमद खान यूएसपी साहब, तो हम एमए में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही, गर्ल्स आर मोर डिसिप्लिन्ड एंड वाइज देन द बॉयज, देन द बॉयज, ये उन्होंने कहा। ठीक है, इस बात में मुझे बहुत ऑब्जेक्शन हुआ। हाउ कैन यू से दिस, मैंने आप कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को कि गर्ल्स ज़्यादा सुपीरियर होती हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही, अगर आप टीचर बनते हैं और क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। जब मैं टीचर बना और मैंने क्लास में जब गया तो उनकी बात अक्षरशः सत्य थी कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन होती हैं, वो ज़्यादा समझदार होती हैं। उदाहरण आपके सामने है, एनएसएस का शिविर चल रहा है, आपकी संख्या देखिए और वॉइस की संख्या देखिए। एग्जाम्पल आपके सामने, डिसिप्लिन है, सिंसियर है, ये चीज़ बिल्कुल परिलक्षित होती है। अब सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से भी अवगत होना चाहिए। एक बात और है कि कोई गुनाह करता है तो गुनाह करने वाला जो गुनाह करता है तो वो तो अपराधी है ही, गुनाह सहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। ये लॉ है। आप अगर कोई बात आपके साथ हो रही है और आप शांत हैं, इसका मतलब है आप बढ़ावा दे रहे हैं उसके लिए। हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर है कि अगर लड़की के साथ कोई महिला के साथ कोई बात होती है, अरे समाज क्या कहेगा, शांत हो जाओ। शांत होने का मतलब है कि आप एक बड़े हादसे के लिए दावत दे रहे हैं, आपके साथ कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या अधिकार संविधान से मिले हैं, आपके लिए लॉ क्या है। अगर वो अधिकार आपके साथ होंगे, आपको पता होंगे, तो जब आप उसकी जिक्र करेंगे तो सामने वाला आपसे डरेगा। एडवोकेट से क्यों डरते हैं लोग? अगर महिला एडवोकेट भी खड़ी हो तो सब झेप जाते, डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? तो सारी जानकारी है लॉ की, वो उसका शोषण नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ तो ये भी ज़रूरी है, इस पर भी ध्यान देना होगा हम लोगों को। और भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कम दिखती हैं, वो कागजों पर ज़्यादा होती हैं। तो उस पर भी विचार करना होगा कि वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से, प्रभावी तरीके से। अब इसमें सशक्तिकरण के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की बहुत ज़रूरत है। प्रचारित इस समय हो रहा है महिला सशक्तिकरण, जैसे अब आपका मिशन शक्ति चल रहा है, आपकी यहाँ भी चल रहा है सब जगह। तो इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं जिससे प्रोत्साहन मिले। जो है वजीफ़ा या स्कॉलरशिप भी लड़कियों के लिए अलग से दी जाती है, उनकी शादी के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, तो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस तरीके की योजनाएँ और प्रभावी तरीके से लागू करनी चाहिए। पुराने समय में कुछ कुप्रथाएँ थी, वो बहुत ज़्यादा स्त्रियों का शोषण करती थी, जैसे आपकी सती प्रथा, नगर वधू व्यवस्था थी, दहेज प्रथा जो आज भी लागू है, गुपचुप तरीके से होती लेकिन होती है, यौन हिंसा जो आज भी लागू है, पढ़े लिखे लोगों में होती है। ये नहीं कहते कि कम पढ़े लिखे गाँव में होती है, यौन हिंसा के केस बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स में होते हैं। घरेलू हिंसा हर घर में थोड़ी बहुत होती है और इस तरीके की चीज़ें आती हैं। गर्भ में बच्चियों की हत्या करना, गर्भ जो होती है वो चीज़ें भी बात होती है। मैं जहाँ बदायूं रहता हूँ, मेरे ठीक पीछे एक अनाथालय है छोटे बच्चों का। मैं अभी हम मिसेस के साथ गए थे वहाँ पर, तो मैंने देखा तो उसने एक बच्ची के बारे में सर बताया, बच्ची 6 महीने की थी, उसको उन्होंने जहाँ से प्राप्त किया तो खेत में पड़ी हुई थी, चूहे कुतर रहे थे। पुलिस ने वहाँ से लेके आए और वो सरकारी बना हुआ है, वहाँ उनकी देख रेख की जाती है। तो बच्ची बड़ी खेल रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो उसके बारे में बताया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि बताइए ये स्थिति आज भी है। उस बच्ची को खेत में फेंक दिया था और चूहे उसको कुतर रहे थे। उसको वहाँ से पुलिस लेके आई और उन्हें उसको उस अनाथालय में पाल दिया। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बच्चियों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं।
और पहले पर्दा प्रथा भी थी, ये भी चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से भी ख़त्म नहीं हो रही। अब जैसे दहेज सती प्रथा थी तो राजा राममोहन राय जी ने उसको इनिशिएटिव लेकर उसको ख़त्म कराया। इसी तरीके से पुनर्विवाह पहले बड़ा बुरा माना जाता था हिंदुओं में कि पुनर्विवाह कैसे हो सकता है, तो उसके लिए भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने कोशिश की, समाज के विरुद्ध खड़े हुए, तब जाके वो जो है प्रथा शुरू हुई, पुनर्विवाह की ये रस्म शुरू हुई, पुनर्विवाह भी होना चाहिए। 1856 में उन्होंने इस चीज़ को किया। अब कुछ एक्ट भी बने हैं जो आपको जानने चाहिए, चाहे तो नोट भी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो एक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे एक बराबर पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक मतलब समान वेतन, जो आप काम करेंगे उसको समान वेतन, वो है एक्ट 1976। दहेज रोक अधिनियम है 1961। अनैतिक व्यापार रोकथाम, अनैतिक व्यापार रोकथाम मतलब जो शारीरिक अनैतिक व्यापार होता है स्त्रियों के साथ में, वो है 1956 एक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए कि इन एक्ट में धाराएँ हैं, उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो इस तरीके से हरकत करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट का जो मैंने है ना कि जो भ्रूण की जांच कराते हैं वो भी अनैतिक है, इलीगल है, वो है एक्ट 1987। बाल विवाह रोकथाम का एक्ट है एक्ट 2006। लिंग परीक्षण वगैरह का अगर ये भी नियंत्रण गलत तरीके से करता है, इसका एक्ट है 1994। कार्यस्थल पर अगर यौन शोषण किसी की महिला का होता है तो उसके लिए एक्ट 2013 में ये एक्ट बनाया गया। तो ये एक्ट इस तरीके के हैं, इनके द्वारा अगर इनकी जानकारी आपको है तो इनके द्वारा सज़ा का प्रावधान है उस व्यक्ति के लिए जो भी व्यक्ति इस तरीके की हिंसा करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको जानना कि किस तरीके से नारी सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब नारी स्वयं अपने अधिकार जाने, वो अपने अधिकार जाने और वो चीज़ें ना दिमाग में रखे कि अगर समाज क्या कहेगा। जिसने समाज की परवाह की वो दुनिया में कुछ नहीं बन सकता। आप जब अलग हट के कोई काम करते हैं तभी दुनिया में आपकी पहचान बनती है। इस पृथ्वी को जब पहली बार कहा गया था ये गोल है, तो जिस व्यक्ति ने कहा था राजा ने उसको पकड़वा के कोड़े पड़वाए थे। कह रहे पृथ्वी गोल कैसे, पृथ्वी चपटी है, समुद्र में जाने से डरते थे कि कहीं गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए, समझ रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम सही बात कहते हैं तो शुरू में विरोध होता है, लेकिन धीरे धीरे उस बात को फिर एक्सेप्ट किया जाता है। तो इन तरीके की चीज़ों को अगर हम इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें तो ये सही मायनों में नारी सशक्तिकरण होगा, वरना नारी सशक्तिकरण केवल बोलचाल की भाषाओं में सीमित रह जाएगा और वो हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो कामयाब होने के लिए ये जो चीज़ें हैं इन पर हमें विचार करना पड़ेगा, जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करना होगा और जो अधिकार हैं आपके, जो एक्ट हैं उनको प्रभावी तरीके से लागू होना, और जो महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने चला रखी हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए सख्ती से, तब सही मानों में नारी सशक्तिकरण संभव है। अन्यथा वही स्थिति बनी रहेगी जो पहले बनी हुई। तो मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्राचीन कालीन परिस्थितियों से लेकर आज के समय में क्या कानूनी प्रावधान है महिला की सुरक्षा सम्मान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, और किस प्रकार हमें अपने अधिकारों के लिए स्वयं उठ खड़ा होना पड़ेगा, इस सब के उद्बोधन के लिए सर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक भाषा के शिक्षक हैं, अंग्रेजी है सर का, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे पर कितनी पैठ है, सर ने कितना होमवर्क किया है वो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। गागर में सागर भरने वाली उक्ति को चरितार्थ किया है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर नीरज कुमार पाराशरी सर का। हमें वास्तव में अपनी स्थिति का पहले आकलन करना चाहिए। महिला की जो वास्तविक स्थिति है उसका आकलन करना चाहिए समाज में, और क्या क्या उस पर कदम उठाए जा सकते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसका सम्मान के लिए। और जब तक हम स्वयं अपने अधिकारों के प्रति, सर ने भी कहा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हुए, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है या फिर छीनना पड़ता है। संवेदनशील समाज में अधिकार स्वयं ही परोस दिए जाते हैं, लेकिन यदि समाज असंवेदनशील हो जाए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना
और अधिकारों के लिए छीनना बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। अपने अधिकारों को पहचानिए। पुरुष और महिला का बराबरी का दर्जा होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब हम प्राचीन कालीन समाज में जाते हैं तो सर ने भी कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वैसे तो पूजा के अर्थ बहुत सारे अलग अलग ले लिए गए हैं। पूजा के जो मूल शब्द है, मूल अर्थ है, उससे हम कहीं दूर चले गए हैं। पूजा का अर्थ यहाँ पर सम्मान से तात्पर्य है। हम इस वाक्य को देखते हुए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, देवताओं के वास के लिए हमने नवरात्र में तो नारी की पूजा की। कितनी विडंबना नहीं लगती। मैं क्षमा चाहूँगा यदि किसी को बुरा लगे। हिंदू समाज की ये प्रथा पर मुझे कभी कभी घृणा होती है कि नवरात्र पर आप कन्याओं का पूजन करते हैं और वास्तविक स्थिति में चूहों के लिए, कुत्तों के लिए, खाने के लिए छोड़ देते हैं। क्या वो न्याय संगत है? क्या हमें इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। पूजा उतनी ही करिए जितना आप वास्तविक धरातल पर है। बेटियों के लिए उचित सम्मान मिल सके, मत करिए पूजा। बराबरी का दर्जा मिल जाए इतना पर्याप्त है आपके लिए। उतने में ही आपको पढ़ने के अवसर बराबरी के मिल जाएं, कार्य क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिल जाए, आने जाने में सुरक्षित महसूस करें। समाज इतना दे दे आपके लिए पर्याप्त है उन्नति के लिए। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा चाहिए तो आप स्वयं अपने हुनर से हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा यह समाज आपको इतनी जल्दी नहीं देने वाला है। अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने पूर्व महापुरुषों से प्रेरणा लीजिए, तभी आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे और उसे ले पाएंगे। मैं और अधिक न बोलते हुए इस विषय पर इतना ज़्यादा बोला जा सकता है कि क्योंकि समय बहुत तेज़ी से चल रहा है और सुबह से ही चलना शुरू कर देता है। जब से हम आते हैं हम सोचते हैं जल्दी जल्दी इसको भी निपटा लिया जाए, इसको भी निपटा लिया जाए। तो मैं और अधिक बाधा न बनते हुए हमारी जो मुख्य वक्ता हैं आज की, आदरणीय डॉक्टर पूनम सक्सेना मैम, आप निरंतर ही इस विषय पर हमें समय समय पर बताती रहती हैं। आज भी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको बुलाते हुए सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूँगा। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। क्या बात। इस महाविद्यालय के प्राचार्य परम श्रद्धेय जो सर ने हमारे प्राचार्य महोदय के लिए शब्द कहे, वाकई में सर जो है बहुत सहनशक्ति वाले हैं। मुझमें सहनशक्ति नहीं है। और सर के जो राइट साइड बैठे हैं सर रवि सर, वो भी बहुत सहनशक्ति वाले हैं। ये हमारे लिए एक मैसेज है बच्चों कि वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। और आपके जो कार्यक्रम अधिकारी हैं नीरज सर के बारे में जितना मैं जान पाई हूँ, आप भी बिल्कुल जो आपने कहा कि समान महत्व देना चाहिए था, जो बातचीत से मेरे को अभी तक मैं जो समझ पाई हूँ, आप घर में उतना ही महत्व देते हैं, उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना इनकी मिसेस करती हैं, भाभी जी करती हैं। और वेद प्रकाश सर का तो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देख चुकी हूँ। तो बच्चों हमारे समय सामने ही जो है वो हमें लग रहा है वक्त जो है परिवर्तित हो रहा है, और उस वक्त परिवर्तन जो हो रहा है उसका हमें स्वागत करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका हमें जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है वो प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वक्त परिवर्तित हो रहा है। बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की। मैं पहले भी सर के कई व्याख्यानों में कह चुकी हूँ कि लड़का और लड़की ये वर्ड की उत्पत्ति हुई कहाँ से। ये जो
हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम ये क्यों कहते हैं कि लड़की पैदा हुई और लड़का पैदा हुआ? ये वास्तविकता है और आज भी है कि आप कुछ भी कह लीजिए, अगर जब बच्चा पैदा होता है और अगर आप कह दीजिए कि लड़की पैदा होती है तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, और लड़का पैदा हुआ है तो एक चेहरे पे रौनक आ जाती है। यानी आप ना भी बताएं तो भी पता चल जाता है कि लड़की पैदा हुई है कि लड़का पैदा हुआ है। ये वास्तविकता है। परिवर्तन समाज का नियम है और परिवर्तन हो भी रहा है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को लाने में हम लोगों का हाथ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा, जो परवरिश हम कर रहे हैं बच्चे की, उस बच्चे की परवरिश परिवार से शुरू होती है। समाज तो बाद में आता है, समाज तो बाद में आता है, पहले क्या आता है? परिवार आता है, और परिवार में ही ये अंतर हमें देखने को मिल जाता है। आप सब युवा पीढ़ी हैं, आप सब भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। आप एक सबसे पहले मैं बार बार ये आप लोगों से कहती हूँ कि एक ये प्रण लीजिए कि ये जो बेटा बेटी का अंतर है, ये जो बेटा और बेटी शब्द है, ये समाज से धीरे धीरे गायब होना चाहिए। जब हम समानता की बात तब करेंगे जब बेटा और बेटी ये शब्द, क्योंकि जहाँ बेटी वर्ड कह देते हैं और जहाँ बेटा वर्ड कह देते हैं, यहाँ तक कि मैंने अवंतीबाई में जब मैं प्रवक्ता थी वहाँ पर, तो मैं प्रोजेक्ट कराती थी, और पीलीभीत की एक स्टूडेंट थी, देशराज नगर था वहाँ पर, मुझे आज भी याद है, मैंने वहाँ पर बेटा बेटी के अंतर पर एक समाजशास्त्री अध्ययन कराया था। तो वहाँ वास्तविकता ये निकल के आई कि बेटा वंश चलाने वाला है, बेटा हमें कमा के खिलाएगा, यानी अभी भी वो पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, लड़की की इच्छा नहीं करते हैं। यानी वो रिज़ल्ट मेरे सामने आया और मैं